स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, सी टेट हो या एस टेट्स हो। अभी रीट है, रीट में बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियां कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मापन और मूल्यांकन किसे कहते हैं, मापन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो नए लोग हैं, जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो आपको पहले मिलता रहे। और यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। तो आइए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, हम लोग जानते हैं कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि जो शिक्षाविद लोग हैं कहते हैं कि जब अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए, सतत होना चाहिए। सतत का मतलब इसमें देखिए दो शब्द है, एक सतत और व्यापक। सतत का अर्थ होता है लगातार, निरंतर, और व्यापक का अर्थ होता है बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर। यानी अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए, मतलब लगातार होते रहना चाहिए। तो सतत का अर्थ है निरंतरता। सतत का अर्थ क्या है? निरंतरता। और व्यापक का अर्थ है बड़े पैमाने पर या बृहत मात्रा में या बड़े स्तर पर, बृहत स्तर पर। तो दोनों यानी शब्दों के अर्थों पर, शब्द के अर्थों पर जाएं हम लोग तो सतत का अर्थ है निरंतर और व्यापक का अर्थ है बड़े पैमाने पर। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या हो गया? छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यानी हम लोग मापन में देखे थे कि मापन छोटी प्रक्रिया है, उसमें कुछ ही पहलू शामिल होते हैं मापन में। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन में जो छात्र हैं, छात्र के विकास के सभी पहलू, यानी बच्चे खेलने में कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, सीखने में कैसे हैं, IQ कैसे हैं, जो को एक्टिविटी है यानी वो को एक्टिविटी में कैसे हैं, तो इन सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। और ये लगातार, ऐसा नहीं कि एक सेशन में हम मूल्यांकन कर लिए फिर अगले सेशन में कभी मूल्यांकन किए ही नहीं या ढील सील बरत दिए, तो ये नहीं। क्या कहता है कि सभी पक्षों का ये मूल्यांकन होना चाहिए और ये सतत होना चाहिए। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना बनाना है। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या करते हैं? जो शैक्षिक है, यानी जो सिर्फ शिक्षा से जुड़ा हो कि मैथ कैसे जानता है, मैथ कितना जानता है, साइंस कैसे समझ रहा है, सोशल साइंस कैसे समझ रहा है, EVS कैसे समझ रहा है, तो ये हो गया शैक्षिक। लेकिन शैक्षिक के साथ सहशैक्षिक, यानी शिक्षा के साथ साथ होने वाली क्रिया कि उसका व्यवहार कैसा है, वो अनुशासन कितना रह पाता है, खेल में कैसे है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कितना वो सक्षम है, तो इसको कहते हैं हम लोग सहशैक्षिक। यानी शिक्षा से उसका लेना देना कुछ नहीं है। यानी यदि आपके अंदर ज्ञान हो रहा है तो वो शैक्षिक पक्ष हो गया, और इसके अलावे आप ज्ञान पाने में या अधिगम प्राप्त करने में कितने सक्षम हैं, या फिर आप खेल में कैसे हैं, आप वाद विवाद में कैसे हैं, आपके अंदर जो विचार है उस विचार को आप अभिव्यक्त कितना कर पा रहे हैं, तो ये सभी चीज़ों को परखने, यानी छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना बनाना है। आगे है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। ये देखिए, यहाँ से प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से सतत और व्यापक मूल्यांकन की कौन सी विशेषताएं नहीं है। और जानते हैं कि सी टेट हमेशा आपके साथ बेईमानी करता है कि एकदम नहीं वाला प्रश्न देता है, नहीं वाला देता है। आपको 3 जानना होगा तभी आप एक नहीं जानते हैं। तो पहली विशेषता क्या है
कि इसके द्वारा बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का पता चलता है। यानी पहली विशेषता क्या है, सभी पहलू, यानी शैक्षिक और गैर शैक्षिक या सहशैक्षिक सभी पहलुओं का, यानी शारीरिक हो, मानसिक हो, सामवेगिक हो, नैतिक हो, सामाजिक हो, बौद्धिक हो, सभी पहलुओं का क्या होता है, विकास चलता है जब हम बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो दूसरा है, इसके द्वारा शिक्षक को छात्रों को सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता चलता है। यानी जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे को कहाँ सीखने में कठिनाई हो रही है, किसकी यानी परेशानी में वो क्या है, उसको क्या चीज़ परेशान कर रहा है। तो जब तक हम सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं करेंगे तो बच्चों में होने वाली कठिनाइयों को हम पता नहीं लगा सकते हैं। यानी शिक्षक को क्या करता है, छात्रों को सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता चलता है। तीसरा है कि शिक्षक अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से पता करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और उन्हें सीखने में कहाँ तक मदद की आवश्यकता है। यानी जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं, यानी बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, तो ये पता चल जाता है, हम जिस भी गतिविधि से या जिस भी उपकरण के माध्यम से हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये पता कर लेते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, यानी क्या सीखा और वो कहाँ तक हो सके उसको और मदद चाहिए सीखने में क्या। तो इन बातों की जानकारी मिलती है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के लिए सीखना आसान बनाता है। यानी जब हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे को सीखना भी आसान कर देता है। यानी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, बच्चे को भी अपना औकात पता नहीं चल पाता है यदि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन नहीं करते हैं। यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे को भी ये औकात पता चलता है कि हम इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते हैं। बच्चे ये समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक हमको सीखने में कठिनाई है। तो यानी जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उसका एक स्तर पता चलता है, उसका एक लेवल पता चलता है कि बच्चे कितना सीख पाएँ और उसको आसान कर पाएँ। अगला है, इनके द्वारा बच्चों को सीखने में होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है। यानी जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो पहली बात कि कठिनाई का पता करते हैं, और जब हम कठिनाई का पता कर लेते हैं तब बच्चे को क्या करते हैं, एक उपचार देते हैं, उपचार करते हैं और उसको एक तरह से उसके समस्या का समाधान करते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, कठिनाई को कम किया जा सकता है, बच्चे की कठिनाई को कम कर सकते हैं कि वो किस वजह से कठिनाई महसूस कर रहा है। आगे है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों, मेरा पर्पस क्या है कि हम बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करें। तो उद्देश्य क्या है कि शिक्षा अनेक गतिविधियों एवं उपकरणों के माध्यम से पता करते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा और उन्हें सीखने में कहाँ मदद की आवश्यकता है। तो ये उद्देश्य है कि हम बच्चे का पता कर सकें कि बच्चे ने क्या सीखा और वो सीखने में उसको कहाँ तक मदद की आवश्यकता है। तो इसलिए उसका हमको सतत और व्यापक मूल्यांकन करना पड़ता है, यही उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के लिए सीखना आसान बनाता है। यदि हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को सीखना आसान करता है, यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे आसानी से सीख पाए, यही मेरा उद्देश्य है। अगला है, इनके द्वारा बच्चों को सीखने में होने वाली कठिनाइयों को कम किया जाता है। यानी हम कम कर सकते हैं कि बच्चे कैसे कठिनाई महसूस नहीं कर पाए। विभिन्न विषयों में निश्चित अंतराल पर बच्चों की प्रगति जानना। यानी मेरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है कि थोड़े थोड़े समय पर हम ये जान पाएँ कि किन किन विषयों में बच्चे प्रगति कर पाए किए। इसी उद्देश्य को जानने के लिए यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने का यही उद्देश्य है। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तन का पता लगाना। और हम लोग जानते हैं कि बच्चे जो भी हैं, शिशु जन्म जब लेते हैं, हालांकि शिशु का विकास तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, और बच्चे जब क्लास में हैं, कक्षा में हैं, तो कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होगा। शैक्षिक परिवर्तन होगा, बौद्धिक परिवर्तन होगा, मानसिक परिवर्तन होगा, व्यवहारिक परिवर्तन होगा। तो इन परिवर्तनों को हमको क्या करना है, पता लगाना है। यही हमारा क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है।
प्रत्येक बच्चे के सीखने और समुचित विकास करने में मदद करना, यानी हर बच्चा सीखे, हर बच्चा सीख पाए, हर बच्चे में एक समुचित विकास हो पाए, इसलिए हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं। सृजनशीलता को बढ़ावा देना, यानी बच्चे में क्रिएटिविटी आए, बच्चे सृजनशील हो। सृजनशील क्या है कि सृजनशील का मतलब होता है कि जब बच्चे कुछ नए चीज़ को कर पाते हैं, नए चीज़ को बना लेते हैं, या नए चीज़ का खोज कर लेते हैं, या पुराने चीज़ों में कुछ बदलाव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग सृजनशील। एक शब्द में, एक लाइन में। हालांकि क्रिएटिविटी बहुत बड़ी टॉपिक है, बड़ा चीज़ है, तो इसके संबंध में एक वीडियो, सृजनशीलता का वीडियो हम अगले वीडियो में बनाकर डाल देंगे। बच्चों की विशेष आवश्यकता और व्यक्तिगत जरूरतों का पता लगाना, यानी हम बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन इस उद्देश्य से करते हैं कि बच्चे को क्या विशेष आवश्यकता है, क्या विशेष आवश्यकता है और उसकी व्यक्तिगत जरूरतें क्या क्या है, इसलिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं। अगला है बच्चों को सीखने में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए योजना बनाना। जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं तो बच्चे को जो सीखने में होने वाली कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हम एक प्लानिंग करते हैं। हम शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनेंगे तो आप एक प्लानिंग कीजिएगा कि उसकी कठिनाई कैसे कम हो, यही उद्देश्य है। बच्चों की रुचियों को जानना, हम लोग जानते हैं कि बच्चे का हर अवस्था में इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ में होता है, तो उनकी क्या रुचि है, उस रुचि को पता लगाना, इंटरेस्ट को जानना ही हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, यानी कक्षा में जो भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया चल रही है तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं, तो बच्चे में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, इस वजह से बच्चे सीख पाते हैं। बच्चों में परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव को कम करना, और जब हम बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लगातार करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो बच्चे जो आने वाले एग्ज़ाम होते हैं वो डर जाता है। अभी हाल फिलहाल में मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है, मेरा एग्ज़ाम ड्यूटी भी है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चों में एक माहौल है, बच्चे जानते हैं, लेकिन क्या करता है कि वो ओमार भरने में गलत कर देता है, अपना नाम लिखने में गलत कर देता है, सोच सकते हैं कलर करने में गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो परीक्षा के प्रति व्याप्त भय व दबाव है, वो दबाव के वजह से उसको जानते हुए भी वो गलती कर देता है। तो मेरा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो इस प्रति, यानी जो भय है उसके अंदर, जो प्रेशर है उसके मस्तिष्क में, उसको हम कर पाएँ। तो बार बार जब बच्चे का हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, उसको डर नहीं लगेगा, उसके ऊपर प्रेशर नहीं होगा। बच्चों को स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, यानी हम जब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करेंगे तो उसका एक स्तर पता चलेगा, उस स्तर के माध्यम से हम उसको प्रेरित कर सकेंगे, प्रोत्साहित कर पाएंगे कि आप अपना आकलन करो, देखो कि हम कहाँ सीखने में कम हो गए हैं, हमारे सीखने में क्या कठिनाई है, हमको हम क्यों नहीं सीख पाए हैं, तो वो स्व आकलन भी कर पाए। इसीलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का ये प्रमुख उद्देश्य है। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियां। तो बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक अध्यापक होने के नाते आप कैसे कर सकते हैं, किस साधन का उपयोग कर सकते हैं, किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है निरीक्षण। तो निरीक्षण विधि के अंतर्गत अध्यापक क्या करते हैं, आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि बच्चों को गौर से देखेंगे, उसके एक्टिविटी को देखेंगे, उसके व्यवहार को देखेंगे, उसके चाल चलन को देखेंगे और उसके आधार पर मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे का जो एक्टिविटी है वो किस तरफ जा रहा है। तो इसके आधार पर हम निरीक्षण की विधि के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा है प्रश्नावली विधि। देखिए प्रश्नावली विधि या प्रश्नोत्तर विधि, इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों होता है, यानी बालक और शिक्षक दोनों एक दूसरे को प्रश्न करते हैं। बालक जिज्ञासा बस, यानी अपना जानने की इच्छा को लेकर शिक्षकों से प्रश्न करते हैं और शिक्षक उनका उत्तर देते हैं, वो संतुष्ट होते हैं। और फिर
छात्र को भी यानी अध्यापक के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न पूछने के क्रम में वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि बच्चों में एक ललायता हो, यानी उत्सुकता हो जानने के लिए प्रश्नावली में। देखिए, ये छोटे बच्चों में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, जो कि 5वीं क्लास तक का है, उसके अंदर प्रश्न करने के कई टेक्निकल प्रश्न आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई पिक्चर है, तस्वीर है, उस तस्वीर को क्या करेंगे, बच्चों से प्रश्न करेंगे, बताओ इसमें क्या क्या गलती है, दोनों तस्वीर को रख देंगे, दोनों तस्वीर में कहेंगे कि बताओ इसमें क्या गलती है, इसमें क्या नहीं मिल रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे, उत्सुक होंगे, और इस वजह से क्या होगा कि प्रश्नावली विधि के द्वारा जो है बच्चे शिक्षक के करीब आएंगे। बच्चे किसी भी चीज़ को जानने के लिए जब उत्सुक होगा तो वो उसके मन में दुविधा पैदा नहीं होगा प्रश्नावली विधि के द्वारा। तो प्रश्नावली क्या करता है कि छात्रों और शिक्षकों दोनों को जोड़ता है, दोनों के संबंधों को मजबूत करता है। अगला है साक्षात्कार। देखिए, साक्षात्कार का अंग्रेजी होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है कि आंतरिक विचार। इंटरव्यू का अर्थ होता है आंतरिक विचार। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जब बच्चे दिन भर के दैनिक गतिविधि में क्या क्या कहाँ वो लिप्त रहे, क्या क्या किए, क्या क्या सीखा, उसके आधार पर उसको बैठाकर हम उसका इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार करेंगे। तो क्या होगा कि वो उसके आंतरिक विचारों को हम जान पाएंगे, और जानने के बाद हम क्या करेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे कैसे अपनी भावनाओं, विचारों या ज़रूरतों को अभिव्यक्त कर पा रहा है। अगला है दत्त कार्य, जिसको कहते हैं हम लोग असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है कि ये एक तरह से कहें कि बच्चों को एक तरह से कहें कि बच्चों को माने एक इंगेज रखना मीन्स क्या हो गया कि जब बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उसको एक दत्त कार्य दे देंगे। जैसे कि आजकल ये प्रचलन बहुत चला हुआ है कि बच्चे अपना स्व अध्याय कर पाए, इसके लिए दत्त कार्य दिया जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया कि 5 महापुरुषों के बारे में 10-10 लाइन लिखें, और एक डिजाइनिंग के साथ लिखें, उसमें सभी महापुरुषों का तस्वीर होना चाहिए। तो अब बच्चा क्या करेगा कि स्व अध्याय करेगा, वो किसी न किसी सोर्स से उन चीज़ों को निकालेगा और फिर लिखेगा एक डिजाइनिंग के माध्यम से। दूसरा, इसमें हर सब्जेक्ट में कर सकते हैं हम लोग, विज्ञान में भी कर सकते हैं कि पौधे के 5 प्रकार के पौधे के पत्तियों को का तस्वीर चिपकाएं और उसके बारे में लिखें, कौन कौन पौधा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो दत्त कार्य के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला है पोर्टफोलियो, जिसको कहते हैं हम लोग जानकारी संग्रह करना। ये पोर्टफोलियो वाला एक शॉर्ट वीडियो बहुत अच्छा बनाकर हम डालेंगे। ये पोर्टफोलियो क्या होता है कि जानकारी संग्रह करना। ये दिन प्रतिदिन हो या फिर क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, हर बच्चे का क्या करें कि हम जानकारी संग्रह करेंगे कि ये क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, किस चीज़ में इसको रुचि है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, ये किस चीज़ में ज़्यादा परेशान होते हैं, कौन से विषय इसके लिए कठिनाई महसूस करते हैं। और इसके आधार पर पोर्टफोलियो यानी जब हम उसके बारे में जानकारी संग्रह कर लेंगे, वो क्या क्या चीज़ में लिप्त रहते हैं, उसको क्या ज़्यादा पसंद है, तो जानकारी प्राप्त कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो क्या होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने में हमको मदद मिलेगी। तो ये भी एक तरीका है। क्विज प्रतियोगिता तो आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो क्विज प्रतियोगिता जब क्लास में करवाएंगे एक शिक्षक होने के नाते, तो बच्चों में क्या होगा, उत्सुकता आएगी प्रश्न और उत्तर सुनने और जानने के लिए। उससे एक उसको ज्ञान भी होगा, अधिगम भी हो जाएगा, और हम मूल्यांकन भी कर पाएंगे कि कौन बच्चा कौन बेहतर जान पाया, सीख पाया। आवधिक परीक्षा, ये आवधिक परीक्षा जो है ये सत्र के बीच में आता है, सत्र के बीच में आता है। जैसे कि क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो उसके आधार पर आवधिक परीक्षा ले लेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग एक विशेष टॉपिक या फिर कुछ टॉपिक को मिलाकर, तो उस आवधिक परीक्षा के अंतर्गत हम क्या करेंगे, उसका सतत और व्यापक मूल्यांकन चलते रहेगा। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया भी है। वार्षिक परीक्षा ये सत्र समाप्ति के बाद होता है, और ये सत्र समाप्ति के बाद होने वाले जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये हमको बहुत मदद करता है कि पूरे सत्र में वो क्या सीखा, क्या चीज़ में वो फेल्योर हो गया, क्या चीज़ को जानने में उसको कठिनाई महसूस हुई,
क्या उसके सामने किस प्रकार की समस्या आई। तो वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हम सतत मूल्यांकन के रूप में सत्र के समाप्ति की बात करेंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षा का एक अवगुण क्या है कि इसमें इसको उपचारात्मक नहीं मिलता है। उपचारात्मक मतलब कि अब कोई चीज़ वो नहीं जान पा रहा है तो नहीं लिखा, नहीं बताया, तो हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उपचार नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो नहीं जान पाता है। तो ये था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे और वीडियो पसंद भी आया होगा। तो अभी लाइक कर सकते हैं, और हमको लग रहा है कि यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं, बिना सब्सक्राइब किए तो भूल गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। क्या कुछ कह सकते हैं, कुछ कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।